अध्ययन निष्पत्ती म्हणजेच लर्निंग आउटकम्स हे नक्की काय असतात? ते कसे ठरवायचे? आणि भाषा आणि अध्ययन ह्यांचा परस्पर संबंध काय आहे? याबद्दल आज आपण चॉक अँड टॉकमध्ये गप्पा मारणार आहोत. मी नेहा. मी एक शिक्षिका आहे आणि शिक्षकांच्या सक्षमीकरणामध्ये मी काम करते. आज गप्पा मारायला आलेल्या पाहुण्यांची ओळख आपण त्यांच्याच तोंडी ऐकूया. मॅम. नमस्ते, मेरा नाम अमरप्रीत कोटकर है और मैं दी ऑर्किड स्कूल बानेर में एक शिक्षिका हूँ। मैं पिछले 10 सालों से वहाँ पर टीचर हूँ और मैं प्राइमरी बच्चों को सिखाती हूँ। दिस इज़ माय पैशन ऑफ बीइंग विद प्राइमरी स्टूडेंट्स बिकॉज़ आई फील दैट व्हेन आई टीच देम एट दैट पर्टिकुलर स्टेज वेयर दे आर, मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का निर्माण कर रही हूँ, जो प्राइमरी से होते हुए फिर मिडिल स्कूल में जाता है और ऐसे ही आगे भी जाता है। तो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने के लिए मुझे लगता है कि मैं अपना सहयोग दे पा रही हूँ और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। वेलकम मैम. थैंक यू। सो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सोनाली खाम्बेटे है और मैं भी द ऑर्किड स्कूल बानेर में एज अ मिडिल डोमेन यूनिट हेड के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे वहाँ करीब करीब 14 साल हो चुके हैं और मैं मानती हूँ कि एक शिक्षक शिक्षक कैसे बनता है, तो दो दो तरीके होते हैं। पहला तो या तो बाय डिज़ाइन या बाय चांस। लेकिन मेरे लिए ये दोनों ही चीज़ें घटित हुई हैं। सो मैं एक शिक्षक बनी बाय डिज़ाइन एज़ वेल एज़ बाय चांस। आई एम बीन बोर्न टू अ टीचर एंड आई एम बीन बॉट अप बाय द टीचर्स। तो मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मैं एक टीचर्स की कॉलोनी में या शिक्षकों की कॉलोनी में पली बड़ी हूँ और आई थिंक उसके वजह से उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। उस वो जो माहौल जो मैंने देखा अपने बचपन में, और मेरे पिताजी एक बहुत ही पैशनेट शिक्षक, सिर्फ शिक्षक नहीं बट एक बहुत ही पैशनेट शिक्षक हैं। तो उनके साथ या उन्होंने जो अपनी जीवन व्यतीत किया बच्चों के साथ, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा और आई थिंक उन्हीं की वजह से आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो डिज़ाइन एज़ वेल एज़ बाय चांस। वेलकम मैम. आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे मुझे चांस मिल रहा है आप दोनों से बात करने का. तो पहला सवाल पूछती हूँ कि आप शिक्षक क्यों हैं? आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मैम ने तो अपना आंसर अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा-सा दे दिया, बट व्हाट मोटिवेट्स यू मैम? So I wasn't a teacher. I never thought of becoming a teacher when I did my education. मैं एक्चुअली एक एचआर प्रोफेशनल थी और कॉरपोरेट में काम करती थी। इट हैपेंड बाय चांस बिकॉज़ मेरे अपने बच्चे हुए, तो जब वो स्कूल से वापस आते थे, तो जब मैं उनके साथ बैठ के उनको पढ़ाया करती थी, तब लगता था कि हाँ, मैं भी पढ़ा सकती हूँ। और बिकॉज़ मेरा परिवार में टीचर्स थे, मेरी बुआएँ टीचर्स थी और जो मैं जिस टीचर को बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करती थी अपने स्कूल में, तो समहाउ वो कहीं न कहीं दिमाग में था कि आई हैव टू बिकम लाइक वन। और जब वो चांस मिला तो आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट फील्ड एंड देन आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ टीचर। और फिर ऑफ कोर्स मैं टीचर प्रोफेशन में आई और अब ऐसा लगता है कि अब बिकॉज़ यूनिट हेड हूँ प्राइमरी स्कूल की, तो अब मैं वही पैशन अपने दूसरे टीचर्स को दे रही हूँ, ताकि वो भी उसी पैशन से बच्चों को उनका फाउंडेशन तैयार करें और उनको आगे लेके जाएँ। ये बहुत सही कहा आपने कि हमारे जो टीचर्स होते हैं दे आर रोल मॉडल्स. तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो टीचर्स आर द फर्स्ट पीपल जो हम देखते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारे रोल मॉडल्स बन सकते हैं. तो वो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है. आई ऑल्सो हैव रोल मॉडल्स हु आर माई टीचर्स. तो फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में आपने बात की. तो पायाभूत अ, शिक्षण या फाउंडेशनल लर्निंग एग्जैक्टली होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं. मैं समझती हूँ फाउंडेशन, आप ट्री को देखिए। ट्री जो होता है उसके रूट्स होते हैं और वो रूट्स अगर वो सही तरीके से जड़ नहीं पकड़ते नीचे, तो वो ट्री उतना स्ट्रॉन्ग, उतना रेज़िलिएंट ग्रो नहीं होता है। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, तो चाहे वो प्राइमरी ईयर्स में हो या चाहे वो प्री प्राइमरी ईयर्स में हो,
मुझे लगता है कि वो फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के लिए अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे के लिए न्यूमरेसी, लिटरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स, एंड ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है विद द सपोर्ट ऑफ अ टीचर एंड द सपोर्ट ऑफ अ पेरेंट। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दो जो बच्चे के साथ जो जो वो त्रिकोण बनता है, along with a little bit of, I mean not little bit but more of numeracy, literacy, cognitive development, ये सारे एक फाउंडेशन को तैयार करते हैं जो कि ट्री के जैसा फिर धीरे धीरे पनपता है और ट्री के जैसा मजबूत होता है। तो बच्चों को अगर आके सोशली डेवलप करना है, बच्चों को अगर आके कॉग्निटिवली डेवलप करना है, और अगर उनके बेस को इतना तैयार किया जाए कि वो आगे चल के रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग्स बने, तो फाउंडेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। मैम, आप मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं, तो अगर ये फाउंडेशन नहीं बना, तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं? एब्सोल्युटली। तो उसके पहले मैं थोड़ा-सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी देश के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आप देखें तो भारत एक देश है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 145 करोड़ अभी टच कर रही है। अ, population has always seen as adversity for us, right? But I think it's a time that we change this adversity into opportunity. समय आ गया है कि हम आपदा को अब अवसर में चेंज करें। वो कैसे कर सकते हैं कि जब हम हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में ध्यान दें कि उस ह्यूमन की क्षमता या उस व्यक्ति की क्षमता या देश की क्षमता या जनता की क्षमता को किस तरह से हार्नेस करना है, उसके लिए हमको ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक नहीं आता है, उसमें मानसिक और बौद्धिक दोनों एलिमेंट्स हैं। नाउ हम सबको ये मालूम है कि एक इंसान का जो दिमाग होता है या ब्रेन होता है, ब्रेन डेवलपमेंट गेट्स कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 5 और बाय द एज ऑफ 6 एट द मोस्ट, राइट? तो ये 0 से 5 या 6 साल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि देश का ब्रेन उस दौरान बढ़ता है या पनपता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे अटेंशन टू दिस डेवलपमेंट। जो बौद्धिक और मानसिक क्षमता जो हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे ध्यान दें। नाउ अगर हम FLN की बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, तो इट्स बेसिकली स्कूल एजुकेशन विच चाइल्ड गेट्स फ्रॉम 3 years to 8 years ऑफ एज, ठीक है? नाउ ये वाला जो दौर होता है वो बहुत, जैसे हमने कहा कि बहुत क्रूशियल होता है। इनफैक्ट NEP खुद कहती है कि दिस द एंटायर पॉलिसी विल बी इररिलेवेंट इफ यू डू नॉट अचीव द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड विच इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो फाउंडेशनल एज है उस पे हम काम करें, क्योंकि सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये पूरे, जैसे मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। Now when we come to the literacy part of a foundational literacy and numeracy, लिटरेसी में एक आता है रीडिंग, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे रीड करते हैं, बच्चे लेबल्स रीड करते हैं, बच्चे होर्डिंग्स रीड करते हैं, बच्चे पेपर्स रीड करते हैं। सो इज़ दैट इनफ? क्या वो उतना रीडिंग काफ़ी है? क्योंकि बच्चा तो रीड कर रहा है, लेकिन उस तरह का रीडिंग सिर्फ सतह पे रहता है। इट्स अ वेरी शैलो रीडिंग, इट इज़ नॉट डीप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ रीडिंग, इट हैज़ टू बी अ डीप रीडिंग। डीप रीडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो डीप रीडिंग में आता है कि बच्चा जॉयफुली वो टेक्स्ट को पढ़ता है, उस टेक्स्ट के साथ वो एंगेज होता है, उस एंगेजमेंट के बाद उसके बारे में सोचता है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, उसके साथ वो अपने पुराने कनेक्शंस बनाता है कि कहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा होगा या देखा होगा, या अपनी समझ डेवलप करता है और फिर मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाता है। सो वो आता है डीप रीडिंग में। जब ये डीप रीडिंग करता है बच्चा, तब वो बनता है थिंकिंग इंडिविजुअल, right? So deep reading actually, so if you really want to turn a child into a thinking individual, deep reading is extremely important. So to inculcate this deep reading into our classroom, I think कुछ चीज़ें जो हैं, जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में कही गई हैं कि ये टीचर्स को करना ज़रूरी है क्लासरूम के अंदर। उसमें से एक है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का बोलने का विकास होना चाहिए। दूसरा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, विच इज़ बेसिकली अगर एक वर्ड है नीला, तो नीला किस 2 साउंड से बना है?
नी और ला, राइट? सो उस तरह का फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मैं समझ के पढ़ रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। सो ये जो चीज़ें हैं वो उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है टीचर्स को। सो आई थिंक दैट इज़ very important when we talk about a foundational literacy. When you come to numeracy, it's all about number sense. ठीक है, आप एक बच्चे को आप let's say a very young child, you're playing with a young child and you give the child knows 1 2 3 4 5 6, बच्चे को सारी गिनती आती है 1 2 3 4 5। वो बच्चे को आप बोलो अज्यूम मैंने आपको 2 पेंसिल दी हैं, आप मुझे 5 पेंसिल्स दो, राइट? बच्चा आपको हो सकता है देने लगे, which means the child knows the sequence but the child does not have the understanding of a numbers, कि नंबर्स क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिफाइबल नंबर्स क्वांटिफाइबल होते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए नंबर्स बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। 1 2 3 4 इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। सो अनलेस एंड अनटिल ही मेक्स दैट कनेक्शन विथ द नंबर्स, द एब्स्ट्रैक्शन एंड द कॉन्क्रीट, दैट्स व्हाट अ न्यूमरेसी इज ऑल अबाउट। मतलब 5 विदाउट काउंटिंग 1 2 3 4 5, आई शुड अंडरस्टैंड व्हाट 5 इज। एब्सोल्युटली। सो उसी तरह प्री नंबर कॉन्सेप्ट, छोटा बड़ा लंबा, मोटा, बीच में क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग, दीज आर ऑल प्री नंबर कॉन्सेप्ट दैट मस्ट बी डन विद द चिल्ड्रन। ठीक है, तो मुझे एक वाकया याद आता है कि वी हैड दिस वन पेरेंट इन आवर स्कूल एंड द चाइल्ड वाज इन क्लास 1। वो बच्चा कहीं से आया था, एडमिशन लिया था उसने हमारे स्कूल में, और शायद जो भी प्री स्कूल से वो आया था उस वहाँ पर बच्चे ने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कर चुका था, ओवर स्टिमुलेटेड था वो बच्चा। तो द पेरेंट वाज कि पर मेरा बच्चा तो ये सब जानता है, मेरे बच्चे को ये सब आता है, ठीक है, आप क्यों इसको ये करवा रहे हो, आप उसको आगे का पढ़ा। आगे का पढ़ाओ। सो देन वी हैड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट वेदर योर चाइल्ड इज अवेयर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज ऑपरेशन नीड्स टू बी यूज्ड और नॉट। तो बच्चे से मैंने पूछा अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्यों ऐड कर रहे हो? द चाइल्ड हैज नो आंसर। Thankfully, the parent was present at that time because it was a pandemic time and we had all these online classes going on. The parent realized कि it's not only about whether my child is able to add या subtract or multiply, but contextually उसे कितना समझ में आ रहा है वो important है। सो सिर्फ नंबर सीक्वेंस या ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे को कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, उस लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। गणित भी है तो उसकी गणित की भाषा समझ में आनी चाहिए। देन यू अचीव दैट होल ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ट्रू। जब ये नहीं होता है तो क्या होता है? दैट वाज द क्वेश्चन आई थिंक वी आस्क्ड, राइट? जब ये नहीं हो पाता है तो क्या होता है? So there's a very interesting study which was done by a scientist, cognitive, scientist called as a Matthew. It's called as a Matthew effect, right? So Matthew effect ये कहता है कि जो बच्चे फाउंडेशनल ईयर्स में जिनका लर्निंग रुक जाता है या धीरे हो जाता है, there is a possibility that they will keep falling back. They will keep falling back. So if they fall back in these years, there is a tendency that they will keep falling back in the later years also. तो ये इस तरह से हो जाता है बच्चे के लिए कि बच्चे को एक सीढ़ी चढ़नी है, लेकिन स्टेप 1 2 3 4 गायब है और आपको सीधा 5 पे जंप करना है। तो बच्चा क्या करेगा? वो कूदेगा, वो बहुत कोशिश करेगा। हो सकता है वो बहुत कोशिश करे, वो कूद भी जाए, बट ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो ही विल कीप फॉलिंग बैक एंड इवेंचुअली ही विल से आई डोंट वांट टू। सो एग्जैक्टली वो होता है जब बच्चे को फाउंडेशनल ईयर्स का लर्निंग मिस हो जाता है मिडिल ईयर्स में। सो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ सेल्फ एस्टीम दैट द चाइल्ड, इट्स नॉट ओनली द नाउ एकेडमिक इश्यूज, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ सेल्फ एस्टीम, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन हर बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, और उनको भी मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मैं मेरे दोस्तों से या मेरे साथियों से पीछे पड़ रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ये पीछे हो जाता है एकेडमिकली बच्चा, तो फिर उसका रिजल्ट वो दूसरे इसमें भी आता है, उसके बिहेवियर पे शुरू हो जाता है कि ठीक है मैं यहाँ तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेट मी डू समथिंग विच विल अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। तो बहुत सारे बिहेवियर चैलेंजेस उसके हो जाते हैं। तो इफ़ यू सी कि किस तरह से ये जो उसका जो टाइम मिस हुआ वो या जो उसका लर्निंग मिस हुआ, इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। ट्रू। Right, so that is I think
extremely important these years. बट व्हाट डू यू डू मैम देन? अगर आपके पास कोई बच्चा आया है जिसके पास फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो फंडामेंटल क्लैरिटी है वो नहीं है, तो आप क्या करते हैं उस बच्चे के साथ? क्योंकि टीचिंग देम ग्रेड लेवल इज प्रोबेबली नॉट एन ऑप्शन। आपने अभी कहा कि दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, तो फिर क्या होगा? सो हम क्या करते हैं, जैसे स्पेशली मैं ऑर्किड की बात करूँ तो जब भी बच्चा हमारा हमारा जो एंट्री लेवल है वो क्लास 1 है। क्लास 1 से हमारा बच्चे एडमिशन लेते हैं। सो हम एक वहाँ पर लेवल रेडीनेस चेक करते हैं, क्योंकि बच्चा क्लास 1 में आ रहा है लेकिन वो कितना तैयार है क्लास 1 के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे प्री स्कूल से आते हैं। सम ऑफ देम आर ओवर स्टिमुलेटेड, सम ऑफ देम आर अंडर स्टिमुलेटेड। तो बच्चा क्लास 1 में आया है लेकिन लेवल ऑफ लर्निंग इज नर्सरी। तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है लेटर्स का या अल्फ़ाबेट का। तो उसके लिए हम एक लेवल रेडीनेस चेक रखते हैं, जिसमें हम बच्चे को बहुत ही प्ले वे मेथड में बच्चे से एंगेज करते हैं, उससे बातें करते हैं, कुछ ड्रॉ करने को देते हैं, कुछ पढ़ने को देते हैं, एंड दैट्स हाउ वी चेक कि वो बच्चा कितना तैयार है क्लास 1 के लिए। अगर वो बच्चा तैयार नहीं है क्लास 1 के, सपोज वो अभी नर्सरी लेवल में है या जूनियर केजी लेवल में है, ऐसे बच्चों का हम एक ग्रुप बनाते हैं। सो लेट्स से वी मेक 3 to 4 ग्रुप्स कि नर्सरी लेवल, देन जूनियर केजी एंड सीनियर केजी लेवल, और कुछ जो है क्लास 1 के लेवल के हैं। सो द वन दोज वन क्लास 1 लेवल वो मेन स्ट्रीम इसमें है, whereas the nursery and the junior KG और the senior KG लेवल, उनका फिर ग्रुप बना के उनको फिर हम पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि हम उनका वो जो गैप है वो फिल कर सके। तो आप फर्स्ट के लेवल पे ही वो कर रहे हैं ताकि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी तक वो पहुंचे, तब हाँ। तक वो तैयार है करने के लिए। और हमने ये हमारे सेटअप में देखा, क्योंकि कुछ सालों तक हमारा स्कूल जो था, हमारे स्कूल में एंट्री लेवल नर्सरी था। तो जो हमारे बच्चे नर्सरी में तैयार हुए, नर्सरी जूनियर केजी, वी गॉट 3 years टू गेट देम रेडी टू क्लास 1। लेकिन अब हमारे यहाँ एंट्री लेवल क्लास 1 है, तो वो जो 3 साल हमारे पास जो फाउंडेशन के थे वो नहीं मिल पाते हमको, और उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो कभी कभी लर्निंग गैप्स कवर ही नहीं हो पाते, एक्चुअली कवर नहीं हो पाते। दो वी ट्राई माइटी हार्ड, वी हैव लैंग्वेज प्रोग्राम्स, वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स, वी हैव पैरेलल प्रोग्राम्स, लेकिन वो गैप्स इतने बढ़ते चले जाते हैं कि कभी कभी उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे के लिए, टीचर के लिए। ट्रू। और कभी कभी बच्चे 1 साल में 2 साल का कवर गैप करते हैं, तो उस तरह का सब वो देखने को मिला। एक थोड़ा लैंग्वेज ओरिएंटेड सवाल पूछनी हूँ, क्योंकि हमारी स्कूल इंग्लिश मीडियम है। क्या आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है, इज डज दिस हैपन कि होम लैंग्वेज अलग है और स्कूल की लैंग्वेज अलग है, इसकी वजह से बच्चों के लर्निंग या कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में थोड़ी सी गैप तैयार हो गई? तो मैम फाउंडेशनल लेवल पे सिखाते हैं, तो जैसे अभी सोनाली दी ने बताया कि बच्चे जब आते हैं तो बिकॉज़ वो प्री प्राइमरी नहीं करके आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जिन्होंने इंग्लिश ये सीखा ही नहीं है, ना घर में कोई बोलता है। तो ऐसे जब बच्चे आते हैं तो वो जब हम वो उनका रेडीनेस चेक करते हैं, तो वो बच्चे होते हैं जो शायद बिल्कुल ही नर्सरी लेवल पे भी नहीं है, और डायरेक्टली एडमिशन जो है वो हमारे ग्रेड 1 में ले लिया जाता है। अब क्या होता है जब यहाँ आते हैं, तो चूँकि हमें इंग्लिश में बोलना है, तो घर पे मराठी है या घर पे दूसरी भाषा बोली जाती है, तो ये घर पे तो वो सब चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं और सडनली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं उनके सामने, तो वो थोड़ा-सा होता ही है, मतलब थोड़ा-सा ओवरवेल्म फ़ील करते हैं। अब जब हमारे लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऐसे बच्चों के वो गैप्स फ़िल अप करने के लिए, या इवन अदरवाइज़ जब क्लास में, तो हमारे टीचर्स को भी हमने ये कह रखा है कि जितना हो सकता है उसको आप मल्टीलिंगुअल करिए। तो हमने ये नोटिस किया है कि जब कोई स्टोरी हो रही है या कोई कॉन्सेप्ट हो रहा है, जब वो मराठी में होता है या चाहे वो हिंदी में सिखाया जाता है, तो वो बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में उनको वो स्टिमुलेशन हुआ हुआ है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में वो रिलेट नहीं कर पाते। तो अगर भाषा उन्हीं की भाषा में अगर आप उनको समझा रहे हैं, तो वो समझ लेते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो वो नहीं समझते हैं।
तो इस करके फिर वो जो हमारी लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, फिर हम उसी चीज़ को गैप जो है वो हम भरने की कोशिश करते हैं कि वही चीज़ हम उनको उनकी भाषा में भी सिखाते हैं और इंग्लिश में भी सिखाते हैं। सो अगर हम ये बोलें कि दिस इज़ अ कप, तो हा मग आहे किंवा हा कप आहे, तो कप तो घर पे भी वो कप ही बोलते हैं। या पेला आहे, तो वो पेला को क्या बोलोगे आप, ग्लास बोलोगे, या कटोरी अगर है तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वहीं का वहीं करके हम उनको सिखाते हैं ऐसे। और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में क्या होगा? फिर मैथ जो है, क्योंकि फाउंडेशनल है, तो मैथ तो डायरेक्टली नंबर्स पे हम जाते नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि मैथ पहले हाथ में मैथ्स दिया जाता है, तो पहले चीज़ों के साथ हम नंबर एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट एंड नंबर एसोसिएशन वहाँ से शुरू करते हैं। फिंगर्स पे नंबर करवाते हैं। फिर स्लोली एंड स्टेडीली फिर उनको और हैंड्स ऑन लर्निंग से उनको बताया जाता है, और फिर धीरे धीरे उनको वहाँ से वीन ऑफ करके हम उनको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाते हैं। बट मेहनत है उन बच्चों के साथ। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जो बिल्कुल ही, जिनको कोई प्री प्राइमरी स्कूल भी अटेंड नहीं किया है, तो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर्स को याद रखना हो रहा है। पर टीचर्स हैं, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है एक्चुअली और हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो टीचर्स को भी अ लॉट ऑफ टाइम्स लैंग्वेज बैरियर होती है कि कोई टीचर है जो खुद इंग्लिश से बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उन्हें इतनी इंग्लिश आती है कि वो जनरली कॉन्वर्सेशन कर पाए लेकिन बहुत आर्टिकुलेटली नहीं कर पा रहे। तो अ, अगर ये सिचुएशन है आज की, तो ये जो बायलिंगुअल पढ़ाना है या बच्चों को आर्टिकुलेट बनाना है किसी लैंग्वेज में, तो हाउ डज दैट अफेक्ट अ चाइल्ड्स लर्निंग आल्सो? ओके, सो बिल्कुल सही कहा आपने कि टीचर्स भी सारे इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं। नो, मेनी ऑफ द टीचर्स दे हैव लर्नड इन ईदर सेमी इंग्लिश और वर्नाकुलर। तो वो भी जब नई भाषा, उनके लिए भी जैसे एक बच्चा नई भाषा सीखता है, उनके लिए भी उसी उसी दौर से वो गुजरते हैं भाषा सीखने की। तो उनके लिए भी वो इजी प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वो ऑन जॉब फंक्शनल, सपोज इट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑन जॉब और फंक्शनल इंग्लिश सीख जाते हैं। लेकिन वो उतना ही सीखते हैं जितना वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी की भाषा सीखते हैं, वो लैंग्वेज की भाषा नहीं सीख पाते। क्योंकि क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जाके आई एम अ मैथ टीचर, सो आई हैव टू टीच मैथ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं उतनी लैंग्वेज में मैं डिपेंड करूँगी कि जितना मैं उस लैंग्वेज में जाके मैथ्स पढ़ा सकूँ। तो अगर मैं मैथ की भाषा नहीं बोलती हूँ, ठीक है? अगर मैं उनको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट लेवल तक ही रखती हूँ, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट लेवल तक ही रहेंगे, और ये गैप जो टीचर्स का भाषा का जो गैप है ना, वो बच्चों में दिखता है। स्पेशली साइंस, सोशल साइंस। मैम आपने कहा कॉन्सेप्ट लेवल तक ही रहेंगे बच्चे, हमें लेके कहाँ जाना है उन्हें? तो कॉन्सेप्ट लेवल पे डेफ़िनिटली बच्चों को कॉन्सेप्ट लेवल पे आना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट आप नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ईदर इट्स अ मैथ और अ साइंस और अ सोशल साइंस, पहले उसकी भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। हर लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, तो वो भाषा को सीखना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अपने आप आते हैं। आई मीन जब वंस यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ मैथ, वंस यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ साइंस, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चा कॉन्सेप्ट्स में नहीं स्ट्रगल करता है, बच्चा लैंग्वेज में स्ट्रगल करता है। और मैं हमेशा टीचर्स को कहती हूँ, वेदर यू आर अ मैथ टीचर और अ साइंस टीचर, आप पहले लैंग्वेज टीचर्स हो, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चों को। तो अगर वो टीचर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो गैप बच्चों को में भी देखने को मिलता है। तो जब बच्चा एक साइंस के आंसर लिखेगा, ही विल राइट एग्जैक्टली द वे द टीचर हैज टॉट, राइट? और फिर हमको लगता है कि बच्चा आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएटली रिटन आंसर, इट्स नॉट अ साइंटिफिक आंसर। वो प्रॉब्लम कहाँ से आया? क्योंकि प्रॉब्ली दैट्स द वे टीचर हैज टॉट, उसी तरह से टीचर ने एक्सप्लेन किया, और वो हो सकता है भाषा का जो लेकिन यहाँ गैप थोड़ा है। कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग भी है ना। अगर मैंने आपको पढ़ाया कि ये सवाल है, इसका जवाब ये है, तो मे बी वो जवाब में जो 4 सेंटेंसेस है वो मुझे ठीक से समझ में आए। लेकिन अगर मैं फॉलो अप क्वेश्चन पूछती हूँ तो फिर बच्चा शायद आंसर नहीं कर पाएगा। अगर उसे कॉन्सेप्चुअली प्रॉपरली अगर वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो
देन कॉन्सेप्ट लेवल में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कॉन्सेप्ट भाषा के थ्रू ही समझाएंगे, तो अगर भाषा में प्रॉब्लम है तो वो कॉन्सेप्ट में भी दिखेगा आपको। दैट इज एन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद चिल्ड्रन व्हेन दे एक्सप्रेस। तो हमें मालूम है कि बच्चा कॉन्सेप्ट लेवल पे फिर भी ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाषा। मैम आप हम बात कर रहे थे तब एक आप किसी स्कूल में गए थे, हाँ। उसका एक एग्जांपल बता या रहे थे, या कैन यू शेयर इट विद या द। सो कुछ साल पहले मैं बाबलेवाड़ी करके जिला परिषद स्कूल है, बाबलेवाड़ी में एक जिला परिषद स्कूल है, वहाँ गई थी। और मैं जस्ट आई वाज टेकिंग अराउंड्स, तो मैंने वहाँ एक बच्ची की नोटबुक देखी, क्लास सेकंड या थर्ड की होगी, और उसने ऐसे लिखा हुआ था किसान पे, फार्मर्स पे, मराठी में ऐसे लिखा हुआ था। एंड मैंने आई रेड थ्रू दैट ऐसे, आई वाज रियली ऑस्ट्रक। मुझे समझ में ही नहीं आया कि उस बच्चे ने इतना सुंदर, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ उस बच्चे ने लिखा है। सो आई केप्ट आस्किंग हर कि आपने लिखा है क्या, आपने ये। सो वेरी लाइक बहुत ही शर्मा के वो हाँ बोली मुझे कि हाँ दी मैंने ही लिखा है। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि अ, उसका जो लेवल था भाषा का, एंड इफ आई कंपेयर इट विथ द अर्बन स्कूल्स, शायद उस तरह का मैटर या उस तरह का लेवल मेरा क्लास सेवेंथ या एट्थ का बच्चा भी नहीं लिखेगा इंग्लिश में, जो इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं, जो अदर मीडियम है। तो मैंने वहाँ देखा कि वो एग्जैक्टली exactly क्या हुआ वहाँ पे, हाउ हाउ डिड शी लर्न दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, कैसे उसका कैसे उसने वो भाषा का एनरिचमेंट हुआ। सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि एक तो सबसे पहले सभी एक ही भाषा बोलते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो जो इनपुट्स था वो कंटिन्यूअस था, तो टीचर भी वही बोल रहे हैं, घर में भी वही भाषा है, फ्रेंड्स भी वही बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत स्मूथ रहा, कंफ्यूजन नहीं हुआ। और एक फ़ायदा उससे ये भी होता है कि जब बच्चा स्कूल में आता है, वो एक लैंग्वेज के साथ आता है। बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो ऑब्वियसली बोलते हैं, उनका भाषा ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो स्ट्रगल, लेकिन जब आप स्कूल में मीडियम अलग हो जाता है, तो वो स्ट्रगल में फँस जाते हैं कि भाषा सीखें कि कॉन्सेप्ट। तो वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में कि भाषा की कॉन्सेप्ट, वो प्रॉब्लमैटिक। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड सिर्फ उनके एकेडमिक में नहीं, उनके एज अ सेड उनके बिहेवियर्स में, उनके पर्सनालिटी में। करेक्ट, क्योंकि लैंग्वेज से ही थॉट फॉर्मेशन होता है ना, हम विचार जो करते हैं हमारे दिमाग में जब विचार बनता है वो भाषा में ही बनता है। तो अगर मैं भाषा में ही कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कौन सी भाषा, कौन सा शब्द मुझे अभी कुछ फील हो रहा है, तो मैं किस भाषा में बताऊँ, कौन से शब्द इस्तेमाल करूँ। तो क्योंकि फीलिंग है वो, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना, मैं नहीं बता सकती कि ये टेबल है, ये हार्ड है, ये लिक्विड है। ये चीज़ तो फिर भी आसान है, लेकिन मेरा जो फीलिंग है वो शायद उसके लिए मुझे और थोड़ा सोचना पड़ेगा, कि उसके लिए थॉट फॉर्म करना पड़ेगा। विचार तैयार करने के लिए मुझे भाषा का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस करना, और इसलिए फिर अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो मैम आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी भी पेडागॉजिकल एडवांसमेंट, शिक्षण व्यवस्था में क्या-क्या हो रहा है अभी, इसके बारे में काफ़ी आप यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऐसे लग रहा है। तो फॉर आवर व्यूअर्स जो टीचर्स हैं, उनके लिए थोड़ा बता सकते हैं कि हाउ यू डू इट, वेयर यू रीड फ्रॉम, या रिसर्च किस तरह से आप अपडेटेड रखते हैं अपने आप को? सो सी अगर आप टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं या खुद को अपडेशन की बात करते हैं, आई थिंक द बेस्ट अपडेशन हैपन्स इन द क्लासरूम। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, अगर ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग टीचर की सिर्फ क्लासरूम में होती है, बिकॉज वहाँ पर टीचर क्रिया के मोड में है, क्योंकि क्रिया हो रही है उस क्रिया लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उस क्रिया जो हो रही है उस पर आपको आपने चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आपने सोचना चाहिए कि जो मैंने क्लास में आज किया है या करवाया है, उस पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर एनी टीचर इज़ द क्लासरूम, क्योंकि बहुत सारा जो आप बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करते हो या बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो करते हो, अगर आप उस पे रिफ्लेक्ट करते जाओगे, आपका आपकी जो शिक्षण पद्धति है वो अपने आप रिफाइन होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू एंटर द क्लास, फर्स्ट दो प्लानिंग, आपकी प्लानिंग
ज़बरदस्त होनी चाहिए। और दूसरा, जब आपका क्लास हो जाए उस पे आपको रिफ्लेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लॉट ऑफ ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको दुनिया के बारे में सीखना है कि दुनिया में और क्या हो रहा है एजुकेशन में, और मुझे और कहाँ से जानकारी मिल सकती है, तो आई थिंक लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म। कि आप वहाँ जाइए, आप लोगों के पर्सपेक्टिव्स देखिए, लोग कैसे खुद को अपस्किल कर रहे हैं, अपस्केल कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पर आपको मिलते हैं, जो आप एज अ टीचर कर सकते हैं। प्लस स्कूल्स भी आजकल बहुत अपने आप को लिंक हाँ, दे करने के लिए टीचर प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो कुछ घंटे हैं जो हर टीचर को कंप्लीट करने पड़ते हैं, कि इतने घंटे की आपको ट्रेनिंग हर साल करनी है। सो ऑल्सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द टीचर्स ट्रेनिंग। बट हैविंग सेड दैट, कि अपडेशन और अपस्किलिंग एंड अपस्केलिंग इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप को रिलेवेंट रखना। तो अ, एक कबीर का दोहा है कि विच एक्चुअली, अगर मैं इन्फ्लुएंस आपको बता सकूं, कि वो कबीर का उस दोहे का अर्थ है कि मैं पोथियां पढ़ता रहा, लेकिन फिर भी पंडित नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने लोगों से कनेक्शन बनाए, तब मुझे दुनियादारी है, तब मुझे विजडम मिला। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे रिलेवेंट rather than updated. Yes, update. I'm not saying that you don't update yourself, upskill yourself, but आप देखिए कि आपको किसकी ज़रूरत है और क्या सीखना है। रैट रेस में भागने की या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों को क्या चाहिए, उनको उनके हिसाब से आपको अपने आप को ट्रेन करना है। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, एंड आई फील जैसे इन्होंने कहा, मुझे ऐसे भी लगता है कि क्लासरूम जो है ना वो एक वॉर जोन का काम भी करती है। तो वॉर जोन इसलिए क्योंकि आपको क्लासरूम मैनेज, सबसे पहले आप पढ़ा पढ़ा मतलब जो आप पढ़ाना चाहते हो, आप सारी प्लानिंग आपने कर ली, सब कुछ हो गया, बट बच्चे अगर आपके काबू में नहीं आ रहे, तो आपने जितनी भी तैयारी करी है वो सारी वेस्ट चली जाती है। तो एज अ टीचर, अपार्ट फ्रॉम द अदर स्किल्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर हैज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स विद हर। अगर वो खुद ऑर्गेनाइज्ड है, तो ऑटोमेटिकली उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बच्चों में भी पास ऑन होती है। तो अगर वो खुद ऑर्गेनाइज्ड है, अगर वो खुद प्लान्ड है, तो वो वहाँ जाता है, विच मीन्स शी हरसेल्फ हैज़ टू ट्रेन, और ही हैज़ टू ट्रेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज अ क्लासरूम, प्लान अ लेसन। और ये सब आप, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो है ही, क्लासरूम भी आपको वो देता है। प्लस अगर आप दूसरी टीचर्स को भी जाके ऑब्जर्व करें, जो कि कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि आप मेरे क्लास में मत आइए, बट नॉन जजमेंटल होके अगर आप जाके अपनी टीचर्स को ऑब्जर्व करें कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या उससे क्या सीख सकती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, टीचर्स के पास बहुत कंटेंट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि टीचर्स पे कंटेंट नहीं है, बहुत है। लेकिन वो जो वॉर जोन है, वहाँ जीत अगर हासिल करनी है, तो फिर आप स्ट्रैटेजीज़ को रिसर्च करिए, कि कितना भी हो सकता है आज आपने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, तो हो सकता है कल आप दूसरी अपनाएं। तो मुझे याद आता है कि मेरे पास एक क्लास होती थी, एकेडमिकली बहुत ही हाई बच्चे, तो दिस इज़ ग्रेड 1, बहुत साल पहले, एंड शैतान नंबर 1। मतलब मैं सोचती थी आज मैं ये स्ट्रैटेजी से अपनी क्लास, और मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी, मैं उनकी मदर टीचर थी। तो मुझे लगता था आज ये स्ट्रैटेजी से मैं अपनी क्लास मेरी सुन लेगी। लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट तो मेरे पास है, तरीके भी मेरे पास है कि मैं उस कंटेंट को कैसे डिलीवर करूँ। बट द ओनली थिंग आई हैड टू रिसर्च वाज़ कि मैं उस क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ कि वो मेरे साथ वो 30 मिनट्स वो मेरे हों। अदरवाइज़ दे वर ऑल हियर एंड देयर। तो आई थिंक वो चीज़ भी सीखना, तो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ब्लॉग्स। थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा ब्लॉग्स पढ़िए, थोड़ा ट्रेनिंग उस तरीके की करिए, एंड ऑल्सो जाके ऑब्जर्व करिए कि टीचर्स उस क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सही तरीके से आपका कंटेंट आपके पास है, मैनेजमेंट अगर आप कर लें, तो देन इट्स अ विन विन, एंड ऑफ कोर्स विद योर रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अ टीचर। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे जाके पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओह यस, एंड लर्निंग, कीप लर्निंग। और एक चीज़ सिर और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है रूटीन, टीचर का रूटीन। आप कितनी भी ट्रेनिंग्स कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आप इफ़ यू गो बैक टू योर क्लास एंड यू डू द सेम थिंग व्हाट दैट यू हैव बीन डूइंग, तो फिर उस ट्रेनिंग्स का कोई मतलब नहीं है।
तभी बहुत सारे सीपीडीज फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको बहुत वाव इफेक्ट मिलता है ट्रेनिंग्स में कि अरे वाह ये वो, पर अगर आप सीपीटी में सीपीडीज प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर्स, सो अगर आप क्लास में जाके वही पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल है, वो आपका रूटीन है, आप रूटीन नहीं चेंज कर रहे हैं, आप अपने रूटीन में नई चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं जो सीखी हैं, तो इन ट्रेनिंग्स का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन, कि भले मैं कम सीखूं लेकिन वो जो सीखूं मैं उसे अप्लाई करूं। Yeah, I'll add a point here. It's like habit formation. तो अगर आप अपनी क्लासरूम को मैनेज कर लेते हो ठीक से तो आपने अपने बच्चों को भी वो हैबिट में डाल दिया है. बट आई ऑल्सो टेल द टीचर्स कि एक्सपेरिमेंट भी करना सीखो, नहीं तो स्टैगनेंसी आता है. फिर वो आता है अरे मैं यही क्लास पढ़ाई जा रही हूँ. ऐसे आप अगर यही क्लास 4 साल भी पढ़ाओ उसमें मज़ा आना चाहिए. क्यों मज़ा आना चाहिए? क्योंकि चलो आज मैं ये किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा. नहीं करेगा तो इट्स ओके, ऐसा तो नहीं कि लर्निंग लॉस हो गया है, बट शायद वो किसी और टीचर को एज एन इनपुट काम कर जाए. एंड बुलाओ टीचर्स को अपने पास और बोलो कि आज मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आइए देखिए मेरा ये तरीका, इज इट बिकमिंग गुड और सो इन वे आप लर्निंग आउटकम्स बना रहे हैं अपने आप के. हाँ बिल्कुल. टीचर्स आर मेकिंग लर्निंग आउटकम्स कि एज अ टीचर आज मैं क्लास में जाके व्हाट आई वांट द आउटकम ऑफ माय क्लास टू बी. तो ब्रिंगिंग अस बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, लर्निंग आउटकम होता क्या है और उसे क्लासरूम में फिक्स करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप मुझे पूछेंगे तो लर्निंग आउटकम है कि आज एक एग्जांपल देती हूँ. आज अगर हमें एक 40 मिनट्स का लेसन दिया गया है, उस 40 मिनट्स लेसन में 5 मिनट आप इधर उधर कर लिए, वो 30 मिनट्स हमारा बच्चा क्या सीख रहा है वो एक स्टोरी के फॉर्म में होता है. जैसे हर स्टोरी में एक बिगनिंग होता है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है. ऐसे ही लर्निंग आउटकम हम ऐसे अचीव करते हैं कि आज मेरी क्लास में मैं आज ये सिखाऊंगी, मेरा स्टार्ट ऐसा होगा, मिडिल ऐसा होगा, शायद मैं उसके लिए कोई एक्टिविटी करूं, कोई वर्कशीट करूं, और मेरा एंड ऐसा होगा. मतलब जब मैं आज वो 30 मिनट्स का लेसन ख़त्म करती हूँ तो क्या मेरे बच्चों ने वो चीज़ सीखी जो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए रेलिवेंट थी, क्या वो सीख पाए, वो मेरा आउटकम है. जो मैं सिखा रही हूँ क्या वो उस चीज़ का मुझे आंसर कर पा रहे हैं, क्या वो समझे हैं, दैट बिकम्स द आउटकम फॉर मी फॉर दैट पर्टिकुलर लेसन. लेकिन अभी लेसन, सो अगर मुझे एक चैप्टर सिखाना है, मैं सिखा रही हूँ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये मेरा आउटकम होगा, या मेरा आउटकम होगा कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब इट इज़ रिपीटेड एडिशन. तो रिपीटेड एडिशन करना, पहले चीज़ों को हाथ में लेके क्या बच्चे रिपीटेड एडिशन कर पा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ रिपीटेड, लाइक 2 + 2 + 2 ये रिपीटेड एडिशन है, विच मीन्स आई एम नाउ पुटिंग देम इनटू ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट. तो मैं ये कर पा रही हूँ तो ये मेरा लर्निंग आउटकम होगा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. तो एडिशन तो हमने कर लिया क्योंकि वो हमारा पहला का कॉन्सेप्ट है, एडिशन सीखे हैं. लेकिन आज मैं उसको रिपीटेड एडिशन को अगर मैं ये बोल रही हूँ कि 3 × 2 उसको मैं, मतलब एक मेथड होता है जैसे जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोडक्ट, तो वो मैं उसमें ढाल कर क्या मैं वो 6 लेके आ पा रही हूँ. 2 + 2 + 2 = 6, बट एट द सेम टाइम 3 × 2 इज ऑल्सो 6, क्या मैं ये कर पा रही हूँ, तो ये मेरा लर्निंग आउटकम है. तो मल्टीप्लिकेशन आना ये एक हमारा एम बन जाता है. वो एम को हम छोटे छोटे लेसन्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे लेते हैं, वो मेरा आउटकम बनता है. तो हर लेसन का एक आउटकम तैयार होता है. ओके, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक्स हम देखेंगे, तो टेक्स्ट बुक्स, एवरी टेक्स्ट बुक उसके शुरुआत में लर्निंग आउटकम्स की एक लिस्ट दी है. जनरली वो लिस्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसका चैप्टर से कोई लेना देना होता नहीं है, वो वर्डेड, उसका वर्डिंग भी बहुत अलग है. तो जो पढ़ा नहीं रहा है, जो शिक्षक नहीं है, जिसने ये ट्रेनिंग नहीं ली है, उसे ये लगेगा कि अरे इनका क्या लेना देना है, मैं चैप्टर पढ़ाऊं, मैं किताब पढ़ाऊं, या मैं ये आउटकम्स डिलीवर करूं. तो उसके बारे में मुझे पूछना है कि उनका ये चैप्टर्स पढ़ाते पढ़ाते ये लर्निंग आउटकम हमें अचीव होता है. अचीव करने हैं. हाँ. सो लर्निंग आउटकम डिसाइड कैसे होते हैं? तो वो फिर टॉपिक बाय टॉपिक,
क्योंकि हर चैप्टर भी ट्रांजिशन में होता है। पहले स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो छोटे-छोटे आउटकम्स बनते हैं। वो हम टीचर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि आज अगर मैं ये टॉपिक सिखा रही हूँ जो एक सब टॉपिक है, तो इस सब टॉपिक का ये लर्निंग आउटकम है जो कि एक बाय प्रोडक्ट होगा वो मेन जो ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है इन द लिस्ट। तो उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, उस लर्निंग आउटकम तक पहुँचने के लिए ये मेरा छोटा लर्निंग आउटकम। इसको अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं पहले असेस करूँगी मेरे बच्चों को एट द एंड ऑफ दैट लेसन कि वो ये लर्निंग आउटकम पे पहुँच गए जो कि एक भाग है ऑफ दैट बिगर लर्निंग आउटकम। हुँ। ऐसे। तो हम उस तरीके से फिर टॉपिक बाय टॉपिक छोटा-छोटा लेके आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। हाँ। पूरा बच्चा क्या कर पाएगा, हुँ। ये लेट्स से मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है। इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद या इस लेसन को ख़त्म होने के बाद या इस लेसन के यूनिट या यूनिट के ख़त्म होने के बाद बच्चा क्या-क्या कर सकता है। और ये 3 लेवल पर जाता है। एक तो कॉग्निटिव लेवल पे कि उसको बौद्धिक लेवल पे जिसे हम कह सकते हैं कि उसको क्या-क्या समझ में आएगा, उसके अंडरस्टैंडिंग में क्या-क्या ऐड होगा। दूसरा उसके स्किल लेवल पे। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन सिखा रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मुझे अगर आउटकम्स डिसाइड करने हैं बच्चों के लिए, तो मैं ये पहले देखूँगी कि उस फ्रैक्शन के जब मैं फ्रैक्शन सिखाऊँगी तो वो बच्चा कि उसको समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शंस होते क्या क्या हैं। तो दैट बिकम्स अ कॉग्निटिव लेवल। स्किल लेवल में कि वो क्या कर सकता है वहाँ उन फ्रैक्शंस के साथ। सो लेट्स से मैंने कुकिंग एक्टिविटी लिया। सो इज़ द चाइल्ड यूजिंग दोज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन व्हाइल कुकिंग? तो वो स्किल लेवल हो जाता है। तो उसने पढ़ा, उसने सारा फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट समझे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स अ कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद वो स्किल लेवल पर जब आता है तो वो इस्तेमाल इस्तेमाल करता है एंड देन कम्स द वैल्यू। तो तीनों डोमेन्स उसके कवर होने चाहिए लर्निंग आउटकम में। सो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे 3 चीज़ें चाहिए। यस। एंड तीसरा लेवल होता है वैल्यू का। तो अगर मैं बाजार में जाती हूँ, मुझे 1.5 किलो प्याज 70 रुपए के मिल रहे हैं और 1 किलो 50 रुपए के मिल रहे हैं, विच वन विल आई प्रेफर बाइंग? सो अगर वो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि 1.5 किलो और 1 किलो, तो वो मेरा वैल्यू लेवल पे जाता है कि उसने एट्रीब्यूट डेवलप किए कि नहीं, वो कि फ्रैक्शन को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सो जो आउटकम्स हैं बच्चों की नीड पे डिसाइड होते हैं। ये टीचर मैं क्या करूँगी उस पे डिसाइड नहीं होते हैं, वो बच्चों की नीड पे डिसाइड होते हैं, उनके एज या स्टेज या उनकी नीड पे डिसाइड होते हैं। लेकिन ये टीचर को पता होना होना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं क्लास में गई, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है? मैंने बहुत अच्छा क्लास लिया, प्रॉपर समझाया टीचिंग एड्स के साथ, उनके डाउट्स क्लियर किए, सब कुछ। क्लास बहुत अच्छा गया, ठीक है? आई एम वेरी सैटिस्फाइड। मैंने उनको टेस्ट पेपर दिया और आई वाज़ होपिंग कि डेफ़िनिटली मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है तो बच्चों का रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जब मैंने उनके रिज़ल्ट्स देखे तो मुझे बहुत सारे गैप्स दिखे उसमें एंड आई एम नाउ इन स्टेट ऑफ शॉक कि मैंने तो इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने तो इतना समझाया, उनके सारे मैंने डाउट्स क्लियर किए, मैंने सारे रिसोर्सेज़ यूज़ किए, तो कहाँ गलती हुई? गलती यहाँ हुई कि बच्चे को चाहिए था प्रैक्टिस, आपने दिया एक्सप्लेनेशन। बच्चों को सिर्फ शायद प्रैक्टिस चाहिए होगा उस कॉन्सेप्ट में, ठीक है? उनको उस चीज़ का रिपिटिशन चाहिए होगा। आपने वो पूरा टाइम ले लिया आपके खुद के एक्सप्लेनेशन में। बच्चा खुद का प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, राइट? सो दैट्स अ कंटिजेंसी ब्लाइंडनेस कि बच्चे को क्या चाहिए और आप उसे क्या दे रहे हो। तो लर्निंग आउटकम्स बच्चे को क्या चाहिए पे डिसाइड किए जाते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टीचर्स जब लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करते हैं तो वो तो खूब टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे अपने, क्योंकि हर एक के बच्चे सामने जो बच्चे हैं वो अलग है। तो आप इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि टीचर्स साथ में बैठ के ईच क्लास ईच बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है वो डिसाइड करे? इस बच्चे को अगर 3 टीचर्स सिखा रहे हैं तो उन्होंने साथ में बैठ के वो करना ज़रूरी है, या अपने-अपने सब्जेक्ट के लिए अपना-अपना अलग-अलग लर्निंग आउटकम इज़ ऑल्सो गुड इनफ? व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट? ओके, सो हर सब्जेक्ट्स का, हर स्ट्रीम का, हर डिसिप्लिन का अपना लर्निंग आउटकम होगा, ठीक है? सो मैं ये नहीं कहूँगी कि टीचर्स बैठ के बच्चे के लर्निंग आउटकम डिसाइड करेंगे। टीचर्स साथ में बैठ के मैपिंग कर सकते हैं। जैसे
यूजुअली क्या होता है कि हम शुरुआत में साल की शुरुआत में बैठते हैं जहाँ सारे मैथ्स टीचर्स या सारे साइंस टीचर्स या सारे इंग्लिश टीचर्स बैठ के हम पूरे करिकुलम का प्रोग्रेशन देखते हैं कि प्रोग्रेशन एज पर एज एज पर स्टेज जा रहा है कि नहीं, कहीं ज़्यादा रिपीटिशन या कहीं कुछ गैप्स तो नहीं क्रिएट हुए हैं। तो यूजुअली वो टीचर्स बैठ के वो प्रोग्रेशन डिसाइड करते हैं करिकुलम का। हाउएवर लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो टीचर क्लास या प्रोफाइल को देखकर या एज एज आई सेड लाइक कि बच्चे की नीड्स को देखकर आउटकम डिसाइड किए जाते हैं। या सी जैसे उन्होंने बताया, मैपिंग होती है। मैपिंग होने के बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे यहाँ, क्योंकि प्राइमरी ईयर्स है तो काफ़ी टीचर्स सेम सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते हैं। तो जैसे ग्रेड 1 एंड 2 में मदर टीचर्स होती हैं जो सेम सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। तो फिर वो बैठते हैं और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो हर चीज़ हाथ में वो स्किल देना और स्किल से फिर उसको आगे लेके जाना, और फिर उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन करवा के, तो फिर वो हर चीज़ में कि हम इस एक्टिविटी के द्वारा, तो एक्टिविटी प्लान होती है। पहले तो ये देखा जाता है कि आउटकम हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम कौन सी एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को वो बताएंगे, ताकि से मैथ है तो मैथ हम हाथ में दे रहे हैं कि नहीं, कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं कि नहीं। फिर उसी के चलते, बिकॉज ग्रेड 1 एंड 2 अगर है तो ऑनगोइंग असेसमेंट्स होते हैं, उसी के चलते हम खेल खेल में ही बच्चों से असेसमेंट भी करते हैं, तो उससे फिर पता चलता है कि ये आउटकम अचीव हुआ कि फिर नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि टीचर्स साथ बैठ के आउटकम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो अपनी लेसन प्लान में उस आउटकम को, गोल उनका वो असेसमेंट है कि देखें तो सही कि जो हम ये पढ़ा रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका वो असेसमेंट का गोल तो बन जाता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर वो अपने आउटकम्स तैयार करते हैं कि ओके, इस चीज़ को हम इस तरीके से करेंगे। जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी, जैसे अभी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो हम तीनों टीचर्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि आज हम अगर एक पोएम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, कि इंडिविजुअली हमारे बच्चों ने आंसर्स लिख पढ़कर, समझकर, कॉम्प्रिहेंड करके आंसर्स लिखना चाहिए। वो हम फिर जैसे हमारे असेसमेंट्स होते हैं तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है। ऐसे होता है कि कई बार जैसे इन्होंने बताया कि समझ में आता है कि ओह! बच्चे नहीं समझे, तो वी गो बैक, to revise, we go back, we reteach the concept, and then again we give them exercises कि अब देखो अब हो रहा है कि नहीं। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा राइटिंग मैकेनिक्स में गड़बड़ करते हैं कि कैपिटल लेटर्स नहीं लिख रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं डाल रहे हैं, तो एक बार अभी भी हुआ था कि नहीं कर पाए बच्चे। हमने अब उसको, मतलब वो अपनी साइकिल में लगा दी कि नहीं, इस लर्निंग आउटकम को बाय द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारे बच्चे ग्रेड 4 में जाएंगे, मैं ग्रेड 3 को पढ़ाती हूँ, जब वो ग्रेड 4 में जाएंगे तो ये स्किल को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इसीलिए वो आउटकम्स को फिर हम रिविजिट करते हैं, रीटीच करते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं, ताकि वो स्किल है, लाइक हाउ शी सेड, इट्स अ स्किल, एंड इट हैज़ टू बी मेजरेबल। इट हैज़ टू बी मेजरेबल। आप मेजर करते आना चाहिए आपको, हाँ। बच्चे के बिहेवियर में वो चेंज दिखना चाहिए। हाँ, और करते हाँ, समय दैट्स हाउ यू कम टू नो वेदर दैट दे आर अचीव्ड और that नॉट। they have achieved that skill. करेक्ट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के लिए हम जिस तरह से लर्निंग आउटकम्स सेट कर रहे हैं, हम अपने लिए भी करें। जैसे आपने कहा कि एज अ टीचर वी आर ऑल्सो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, बट नॉट जस्ट टीचर्स, एवरी वन ऑफ अस। हमें अगर लर्निंग आउटकम क्या है और वो किस तरह से सेट करना है, इसके बारे में थोड़ी भी समझ हो तो अपने आप के लिए भी लर्निंग आउटकम सेट करके टू अचीव दोज, एब्सोल्युटली। दैट इज हाउ वी कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थँक यू, थँक Thank you. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्याला आवडला असेल तर नक्की कॉमेंट करा आणि आम्हाला सांगा तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काय वाटतंय. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.